हम लोग चालू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि AAS का प्रिंसिपल क्या है वो हम लोग नाम से ही डिफ़ाइन करते हैं। एटॉमिक मीन देयर विल बी सम एटम्स, एब्जॉर्प्शन मीन देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एटम्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन लाइट का वहाँ पे इंटरेक्शन होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन हम लोग स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे होंगे, यानी कि एटम्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी AAS इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी लेवल। और ये बात हमें पता है कि हर एक एटम डिफरेंट एनर्जी लेवल रखता है एक दूसरे से। एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, एक ख़ास वेवलेंथ के ऊपर, डेट क्रॉसपॉन्ड्स टू देयर एनर्जी लेवल्स या ट्रांजिशंस, एक्साइटेशंस होती हैं वहाँ पे। द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट इन द सैंपल। बीयर-लैम्बर्ट लॉ होल्ड कर रहा है यहाँ पे, यानी कि कहने से मुराद है कि जो सैंपल्स होता है वो एटम्स होते हैं हमारे पास, और एटम्स क्या होते हैं जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो लाइट फॉल करने पे कहाँ पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है उसी से अंदाज़ा क्या लगा लिया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, हायर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सैंपल। और इसमें क्या होता है, बीयर-लैम्बर्ट लॉ होल्ड करता है A=ECL वाला लॉ, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये एब्जॉर्प्शन बेस इंस्ट्रूमेंट है। अब कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, यानी कि एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन का क्या लेना देना है। इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय द एनालाइट। कंसंट्रेशन किसके साथ रिलेटेड है, एब्जॉर्बेंस के साथ। और इस रिलेशन को क्वांटिफाई कैसे किया जा सकता है, बीयर-लैम्बर्ट लॉ से। पहले भी बात की जा चुकी है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एब्जॉर्प्शन बेस हों उनमें बीयर-लैम्बर्ट लॉ होल्ड करता ही करता है। तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड L, तो A विल बी इक्वल टू ECL हो जाएगा। मोर द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि 100 ppm वाला अगर सोल्यूशन ले लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी, लेकिन यही 10 ppm वाला सोल्यूशन ले लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम आएगी। तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ होल्ड कर रहा है यहाँ पे भी। अब पाथ लेंथ डिपेंडेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। पाथ लेंथ क्या होता है, वो चौड़ाई या वो लेंथ जहाँ पे सैंपल पड़ा होता है और उससे लाइट पास होती है। बेसिकली ये जो सैंपल होल्डर है, ये सैंपल पर्जर है, ये सैंपल कीपर है, ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, जिसकी इंस्ट्रूमेंटेशन अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लाइट एक तरफ से आती है लैंप से और दूसरी तरफ निकल के जाती है। ये रास्ते में यहाँ पे एटम्स पड़े होते हैं, तो जितना ज़्यादा ये पाथ लेंथ होगा, ये जो रेड लाइन शो की हुई है मैंने, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी, क्योंकि हमें पता है A=ECL। पाथ लेंथ ज़्यादा तो उसके लाइट के रास्ते में आने वाले नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा, तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है AAS की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास सबसे पहले होता है हालो कैथोड लैंप, और लाइट सोर्स क्या है, हालो कैथोड लैंप। ठीक है, यहाँ से एक ख़ास वेवलेंथ की लाइट निकलती है इस लैंप से। आगे से बीम चॉपर लगा होता है। बीम चॉपर से मुराद है कि बीम को कट करने वाला, कि अगर कोई
ख़ास वेवलेंथ के अलावा कोई रेडिएशन आ रही है उसको स्कैन करके रोक देगा और यहाँ से एक वेरी फाइन लैम्डा आएगा, यानी कि ख़ास वेवलेंथ की लाइट यहाँ से आने देगा। बाकी जो मिक्स्ड है या इंटरफेरेंस वाली हैं उनको ये अलग कर देगा। चॉपर का यही काम होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो होता है यहाँ पे बर्नर, इसको बोलते हैं हम लोग बर्नर। जैसे चूल्हे का जहाँ से फ्लेम जलता है वहाँ जैसा ही सेटअप यहाँ पे लगाया जाता है, जैसे इस पे भी आग जल रही होती है। यानी कि अब आप ऐसा इमेजिन करें कि बर्नर के ऊपर आग जल रही है और उस आग के ऊपर लाइट फॉल की जा रही है। अब बेसिकली ये जो आग है या फ्लेम है, इसके अंदर क्या होता है वो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सैंपल होता है जिसके अंदर हमारे पास आयंस होते हैं या एनालाइट इसको बोला जाता है। इसको पाइप की मदद से नेबुलाइज़र के थ्रू इसमें पाइप में पहुंचाया जाता है। नेबुलाइज़र का काम होता है कि सैंपल को ड्रॉपलेट्स में बदलना। सैंपल आपके पास किस फेज़ के अंदर होता है? लिक्विड सैंपल जब आपने नेबुलाइज किया, मतलब कहने का लिक्विड को स्प्रे में बदला। जैसे कपड़े आयरन करने के लिए वो आपके पास स्प्रेयर होता है, इसी तरीके का काम नेबुलाइज़र करता है कि गिवन लिक्विड सैंपल को वो स्प्रे के अंदर बदलता है। तो स्प्रे के अंदर जब आपने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लिए, वो ड्रॉपलेट्स भी इस पाइप में भेजे जाते हैं और साथ में फ्यूल और ऑक्सीजन गैस भी भेजी जाती है। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस ये स्प्रेड पार्टिकल्स जो कि सैंपल के थे वो इस पाइप में भेजे जाते हैं और इस पाइप के थ्रू वो बर्नर पे चले जाते हैं। और ये बर्नर पे फ्लेम किस वजह से जल रहा है? इस फ्यूल की और ऑक्सीजन की वजह से। और ये जो सैंपल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो इस फ्लेम के अंदर मौजूद हैं। अब जो फ्लेम है, ये फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है ये लगभग 2200 डिग्री सी तक जाता है। तो उसमें मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ क्या होती हैं? मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ टूट जाती हैं और वो एटॉमिक स्पीशीज़ बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि इस फ्लेम के अंदर ये सैंपल बर्न हो रहा है, मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ बर्न हो रही हैं और मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ बर्न होकर टूट रही हैं, टूट के वो एटम्स की फॉर्म में जा रही हैं। अब यहाँ पे फ्लेम के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? एटम्स। जब एटम्स मौजूद हैं तो अल्टीमेटली लाइट क्या होगी? एटम्स में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी या एटम्स क्या करेंगे? इस लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो डेफिनेटली फिर क्या होगा? हमारे पास जितनी लाइट हमने भेजी थी आई नॉट इंटेंसिटी की, तो कुछ तो एटम्स ने एब्ज़ॉर्ब कर ली। तो जब एटम ने एब्ज़ॉर्ब कर ली तो यहाँ से क्या निकलेगी? आई इंटेंसिटी की। और वो लाइट हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजार के, स्लिट से गुजार के डिटेक्टर पे ले लेते हैं। अल्टीमेटली हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ द मेन पार्ट, बर्नर इज़ द मेन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ एटॉमिक स्पीशीज़ में बदलती हैं। जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक स्पीशीज़, वो तो वैसे भी 60, 70, 80 डिग्री सी के ऊपर जाके डिकम्पोज हो जाती हैं। तो 2200 टेम्परेचर के ऊपर वो क्या हो जाती हैं? वो तो वोलाटाइल होती हैं। ठीक है, वो स्टे कभी कर ही नहीं सकती। 100 डिग्री सी पे नहीं करती तो 2200 डिग्री सी पे कैसे स्टे कर सकती हैं? तो इनऑर्गेनिक चीज़ें यानी कि आयनिक स्पीशीज़ या एटॉमिक स्पीशीज़, जिनमें आयरन है आपके पास, कोबाल्ट है, निकल है, उसके बाद लेड है, मरकरी है, यानी कि एवरी मेटल आयन वो स्टे कर सकता है और वो यहाँ से लाइट को रिसीव कर सकता है और अल्टीमेटली आपके पास फिर डिटेक्टर के ऊपर स्पेक्ट्रम आ जाता है। ठीक है,
डिटेक्टर के ऊपर रीडिंग या स्पेक्ट्रम आ जाता है। ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये थोड़ी सी आसान है। यहाँ पे लाइट सोर्स है, वो लेंस से गुजारा है, लेंस से या स्लिट से या बीम चॉपर बोलें, सेम ही चीज़ है। इसका काम क्या होता है कि इस यहाँ से रेडिएशन को फाइन करके निकालना। अल्टीमेटली सैंपल सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में। नेबुलाइज़र क्या करेगा, यहाँ से इसको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फ्लेम के ऊपर फेंकेगा, और फ्लेम कहाँ से जल रहा है, यहाँ से, क्योंकि हमने ऑक्सीजन भी भेजी होती है प्लस फ्यूल भी भेजा होता है। फ्यूल में जनरली एसिटाइलिन गैस होती है, तो जिसके ज़रिए फ्लेम जल रहा होता है और लगभग 2200 डिग्री सी तक का टेम्परेचर होता है। मालिक्यूलर स्पीशीज़ टूट के एटॉमिक स्पीशीज़ में बदलती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें स्टे नहीं कर सकती, ओनली इनऑर्गेनिक स्पीशी ही स्टे कर सकती हैं, जैसा कि मेटल एटम्स। तो वो एटम्स क्या करते हैं, यहाँ से लाइट आती है जो लैम्डा, उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो जितनी लाइट हमने भेजी उसका कुछ हिस्सा एब्ज़ॉर्ब होगा और जो रह जाएगा वो यहाँ से निकल जाएगा। वो मोनोक्रोमेटर के ऊपर गिराएंगे, डिटेक्टर के ऊपर गिराएंगे, सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे और अल्टीमेटली एक स्पेक्ट्रा या रिकॉर्डर के ऊपर रीडिंग्स आ जाएंगी। नोट करने वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इस लाइट से स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। इस लैंप से स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, और जो वो लाइट निकलेगी स्पेसिफिक वेवलेंथ की, वो स्पेसिफिक एटम्स ही ले पाएंगे लाइट। मतलब कहने से मुराद, यहाँ से एक ऐसी लैम्डा निकलती है जो कि आयरन की है, मतलब ऐसी वेवलेंथ है या ऐसी वेव्स निकलती हैं जो कि आयरन के एटम के साथ मुताबिकत रखती हैं। तो यहाँ पे चाहे 1000 किस्म के एटम्स हों, सिर्फ़ और सिर्फ आयरन वाले एटम्स ही इसको एब्ज़ॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि आयरन के एनर्जी लेवल्स इस लाइट के साथ मुताबिकत रखते हैं। किसी और तरह के एटम के एनर्जी लेवल्स इस आयरन वाली रेडिएशन को नहीं रिसीव कर सकते। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट निकलेगी इस लाइट सोर्स से, जिसको हालो कैथोड बोला है हमने, और वही लाइट ख़ास तरह के एटम के टाइप्स ही एब्ज़ॉर्ब कर सकेंगे। तभी तो हम लोग स्पेसिफिक एनालिसिस कर पाएंगे, वरना यहाँ पे मान लें 100 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, सबके सब एब्ज़ॉर्ब करके बैठ जाएंगे, हमें क्या पता किसने क्या कौन सी लाइट एब्ज़ॉर्ब की है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे। ऑपरेटिंग प्रैक्टिकली ऑपरेटेड AAS है। इसके अंदर अगर आप लोग देखें, ये लैब्स के अंदर इस तरीके से मौजूद होता है। यहाँ क्या है, हालो कैथोड लैंप है, ये इसको HCl लिखा जाता है कैपिटल। हालो कैथोड लैंप मतलब जहाँ से एक ख़ास वेवलेंथ आएगी। अब यहाँ पे आप फ्लेम देख रहे हैं, तो ये रेडिएशन यहाँ से फ्लेम से गुजरेगी, कुछ यहाँ पे एटम एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे लाइट का हिस्सा, और कुछ निकल के यहाँ पे डिटेक्टर पे फॉल हो जाएगी। डिटेक्टर इसके अंदर लगा होता है, और यहाँ पे आपके पास रीडिंग आ जाती है। और ये जो ऊपर लगा हुआ है हमारे पास, ये जो बाउल सा, ये होता है वेपर कलेक्टर, ठीक है, सकर भी इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो फ्लेम से हीट हो रही होती है, या एटम्स या इनऑर्गेनिक स्पीशीज़ या ऑर्गेनिक स्पीशीज़ जो हमारे काम की नहीं होती या वोलेटाइल होती हैं, वो ऊपर बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल देता है। जैसे किचन के ऊपर हुड लगा होता है, ये वो चीज़ है। ये क्या है हमारे पास, सैंपल की बोतल भर के रखी हुई है, इस पाइप के थ्रू जा रही है इस नेबुलाइज़र में। और ये जो पीछे सिलेंडर आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ्यूल के हैं, जो अल्टीमेटली अटैच होके यहाँ से इन पाइप्स के थ्रू नेबुलाइज़र के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एसिटाइलिन हो सकती है, और तीनों मिला जुला के यहाँ पे फ्लेम जैसे चूल्हा जल रहा होता है वैसे जल रहा है, और लाइट इधर से आ रही है और कुछ एटम्स एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, और बाद में जो निकली है लाइट जो एब्ज़ॉर्ब नहीं हुई वो इधर डिटेक्टर तक पहुंच जाती है। सो ये इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू है। इंस्ट्रूमेंटेशन के हर एक हिस्से को हम लोग डिटेल में देखते हैं।
सबसे पहले है हमारे पास रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स सबसे पहले है हालो कैथोड लैंप। हालो मीन खाली, कैथोड मीन एक कैथोड होगा वहाँ पे, लैंप मीन यहाँ से लाइट निकलेगी। दी मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्सेज फॉर AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मोस्ट कॉमन सोर्सेज हैं ये, और हर एक एलिमेंट की डिटर्मिनेशन के लिए अवेलेबल हैं। दे एमिट रेडिएशन एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो पहले मैंने बताई है। इसमें एक तो एनोड होता है, ये ग्रेफाइट का बना होता है, और एक कैथोड होता है जो कि उस मेटल का बना होता है जिस मेटल को एनालाइज करना है आपने। मान लें आप आयरन को एनालाइज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आयरन के लिए यहाँ पे हमें हालो कैथोड लैंप आयरन का ही लगाना पड़ेगा। उसकी क्या वजह है कि यहाँ से रेडिएशन आयरन के साथ कंपैटिबिलिटी रखने वाली निकलेंगी, और जो सैंपल यहाँ पे होगा वहाँ पे जो आयरन मौजूद होगा वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और बाकी भी किसी भी तरह के एटम होंगे वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। तो हमने अगर आयरन को एनालाइज करना था तो आयरन का हालो कैथोड लैंप लगा के हम लोग उसको एनालाइज कर लेंगे। तो कैथोड किस मटेरियल का बनाया जाता है? विच हैज़ टू बी एनालाइज्ड, विच हैज़ टू बी एनालाइज्ड, ठीक है ना। यानी कहने से मुराद, अगर आपने लेड को एनालाइज करना है तो आपको फिर हालो कैथोड लैंप किसका लगाना पड़ेगा? लेड का। क्यों? क्योंकि हालो कैथोड लैंप से फिर लेड के एनर्जी लेवल के साथ मुताबिकत रखने वाली रेडिएशन ही निकलेंगी, और सैंपल के अंदर लेड एटम्स अगर होंगे तो वही इनको रिसीव कर पाएंगे। अगर लेड एटम्स नहीं होंगे वो इनको रिसीव नहीं करेंगे। अगर कोई और एटम्स क्रोमियम का, मैंगनीज़ का, आयरन का होगा रास्ते में, तो उनके एनर्जी लेवल तो डिफरेंट हैं, तो वो ये वाली रेडिएशन नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सिमिलरली अनदर लाइट सोर्स इज़ ड्यूटेरियम लैंप। ड्यूटेरियम लैंप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। These sources emit light over a broad range, ये बहुत ज़्यादा तरह के लैम्डा निकालते हैं, यानी कि ये लाइट सोर्सेज, कंटिन्यूम सोर्सेज जो कि ड्यूटेरियम लैंप्स हैं, वो कई तरह के लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इस तरह की चीज़ें, जिसके ज़रिए हम लोग एनालिसिस करेंगे अपने सैंपल का। तो वो बाद में हम लोग चॉपर वगैरह लगा के अलहदा कर लेते हैं, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। ज़्यादा यूज़ हम लोग हालो कैथोड लैंप ही करते हैं, बिकॉज़ इसके ज़रिए सिलेक्टिव एनालिसिस होता है। सिलेक्टिव मीन जैसा आपने एनालिसिस करना है वैसा हालो कैथोड लैंप लगाओ और एनालिसिस कर लो। आगे है हमारे पास हालो कैथोड लैंप वर्किंग, कि हालो कैथोड लैंप वर्किंग कैसे करता है। हालो कैथोड लैंप वर्क्स बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू आयोनाइज बफर गैस। ये जो हालो कैथोड लैंप है ये एक ग्लास की क्लोज्ड ट्यूब होती है जिसके अंदर बफर गैस यानी कि एक इनर्ट गैस डाली जाती है, पैक की होती है, प्रेशराइज्ड, जैसा कि आप नियॉन गैस, आर्गॉन गैस, हीलियम गैस इसमें पैक की होती है। विच देन कोलाइड्स विद कैथोड एंड स्पटर ऑफ मेटल एटम्स। वो क्या करती है? कैथोड के साथ टकराती है और मेटल्स के एटम्स को स्पटर करती है। कोट द कैथोड, द कैथोड इज़ कोटेड विद द एलिमेंट बीइंग एनालाइज्ड, कि ये जो कैथोड होता है हमारे पास, ये वाला, ये चीज़, ये किस चीज़ की हम लोग बनाते हैं? जिस तरह की वेवलेंथ हमें चाहिए होती हैं। मान लें आयरन के एटम्स एनालाइज करने हैं तो फिर ये आयरन की कोट करनी पड़ेंगी, गोल्ड के एटम्स एनालाइज करने हैं तो फिर ये गोल्ड की करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी इससे ख़ास रेडिएशन निकलेंगी लैम्डा की, जो कि सैंपल में कंपैटिबिलिटी रखती होंगी उन्हीं एटम्स के साथ। ट्यूब को किससे फिल करना है? फिल विद इनर्ट गैस। द लैम्प इज़ फिल्ड विद अ लो प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कोई भी आप ले सकते हो, जीनॉन ले सकते हो, आर्गॉन ले सकते हो, हीलियम ले सकते हो, ठीक है। अब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, पीछे तारें होती हैं हमारे पास,
कैथोड एंड एनोड बिजली लगाई जाती है, और करंट किस में दिया जाता है, मिली एम्पेयर्स में, बहुत ही छोटा या माइन्यूट करंट दिया जाता है। वो करंट क्या करता है, आयोनाइज द गैस, वो गैस को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा एट एनोड। फिर क्या होगा, उन आयंस को मूव करवाया जाता है, एक्सेलरेट द आयंस, द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द कैथोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए उन आयंस को या कैटायंस को मूव करवाया जाता है, और वो फिर क्या करते हैं, उसके साथ जाके टकराते हैं, स्पटर द कैथोड, द आयंस कोलाइड विद द कैथोड काजिंग मेटल टू एटम्स टू स्पटर ऑफ। तो वहाँ से एटम थोड़े थोड़े यानी कि एक एक दो दो तीन तीन करके स्पटर होते हैं, उतरते चले जाते हैं। और जब वहाँ से मेटल एटम उतरते चले जाते हैं, मतलब जब जाके ये टकराते हैं तो उनमें एक्साइटेशन होती है। जब एक्साइटेशन होती है तो डी एक्साइटेशन होती है, तो उसके नतीजे में ख़ास वेवलेंथ निकल के आती है। तो एमिट लाइट, दी स्पटर्ड एटम्स आर एक्साइटेड एंड एमिट लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट बीइंग एनालाइज्ड। एटोमाइजर्स, एटोमाइजर्स का काम क्या होता है, एटोमाइज करना चीज़ों को, मालिक्यूलर चीज़ों को गैशियस एटम्स में बदलना। An atomizer is a crucial part of atomic absorption spectroscopy that converts a sample's complex molecules into gaseous atoms for analysis। यानी कि मॉलिक्यूल्स को किस में बदलेगा, ये एटम्स में। क्योंकि हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, तो इसमें सैंपल कौन सा होगा, एटम्स। The atomizer is considered the sample cell and its purpose is to produce the gaseous atoms of the analyte to be determined. Elements are typically present in the sample as salt, complexes, compounds, both inorganic और organic। यानी कि हमारे पास जो सैंपल होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। उसके अंदर जो पार्टिकल्स पड़े होते हैं वो साल्ट्स भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। एटोमाइज़र का काम क्या है, इन सब को किस में बदलना, एटम्स के अंदर बदल के उस फ्लेम के ऊपर गिरा देना। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एटोमाइज़र्स की। द एटोमाइज़र इज़ कंसिडर्ड द सैंपल सेल एंड इज़ क्रिटिकल इन द AAS बिकॉज इट डिटरमिन द सेंसिटिविटी ऑफ रीडिंग। जितनी अच्छी एटोमाइजेशन होगी उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। मान लें एटोमाइज़र ठीक से काम नहीं कर रहा, तो साल्ट्स, कम्प्लेक्सेस, कंपाउंड वगैरह ठीक से एटम में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अब एटोमाइज़र्स की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहली है फ्लेम एटोमाइज़र्स। ये सबसे पुराने और कॉमन टाइप के एटोमाइज़र्स हैं, और ये चीपर भी हैं, सिंपलर भी हैं, और इनको आसान है यूज़ करना भी। फ्लेम एटोमाइज़र मीन, अब ये वाला काम किया जा रहा है, ये फ्लेम क्या जो काम कर रहा है, ये एटोमाइजेशन ही कर रहा है। ये वाला एटोमाइज़र है, ये वाला काम एटोमाइज़र है। दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोथर्मल। इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइज़र ऑफर ग्रेटर थर्मल कंट्रोल देन फ्लेम एटोमाइज़र्स रिजल्टिंग इन लोअर डिटेक्शन लिमिट्स। फ्लेम एटोमाइज़र्स के अंदर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। फ्लेम्स हवा के झोंकों से, सही से सिलेंडर से गैस नहीं आने से, सैंपल्स की होमोजीनिसिटी सही ना होने से, चोकिंग होने से, ऑक्सीजन गैस की इम्प्योरिटी होने से, फ्यूल सही से बर्न नहीं हो रहा, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट कम देता है या वीक रिज़ल्ट देता है या रिलायबल रिज़ल्ट नहीं होते। लेकिन इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइज़र्स लोअर डिटेक्शन लिमिट्स को भी अच्छे से डिटेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सैंपल को एटोमाइज़ किया जाता है। और टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास, ग्लो डिस्चार्ज एटोमाइज़र्स भी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लेज़र लाइट डाल के हम लोग चीज़ों को एटोमाइज़ कर देते हैं। हाइड्राइड एटोमाइजेशन भी होता है हमारे पास। कोल्ड वेपर एटोमाइजेशन प्रोसेस भी होता है, विच आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। एटोमाइज़र की पिक्चर एक दिखाई गई है जो कि मोस्ट कॉमन है, इसको फ्लेम एटोमाइज़र भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरफ से फ्यूल आता है,
एक तरफ से ऑक्सीडेंट आता है, यहाँ से सैंपल दिया जाता है, यहाँ से वेस्ट निकलता है और यहाँ से भी कोई एक ऑक्सीडेंट गैस हमारे पास भेजी जाती है। ये बेसिकली काम इंजीनियर्स का है, लेकिन इसको ओपन करके एक बार दिखा दिया गया है। इन सब को एक ख़ास रेशो से इस पाइप के अंदर फ्लो करवाया जाता है। ठीक है, जैसे गैस का पाइप होता है, उसका जो सेटअप है उसी तरीके का ये होता है। और ऊपर स्क्रू भी लगा होता है कम या ज़्यादा फ्लो करने का, कि ऑक्सीजन ज़्यादा भेजनी है, ऑक्सीजन कम भेजनी है, सैंपल ज़्यादा भेजना है, सैंपल स्पीड क्या होनी चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें कंट्रोल करने के लिए स्क्रूज लगे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लाइटर की मदद से, जैसे गैस का चूल्हा जलाते हैं, इस तरीके से इसको जलाया जाता है। तो यहाँ पे फ्लेम बन जाते हैं इस तरीके से, ये फ्लेम। और फ्लेम के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास फिर एटम्स पाए जाते हैं। तो मान लेते हैं अगर आयरन के एटम्स हैं तो यहाँ से हालो कैथोड लैंप भी लगाया होता है, तो हालो कैथोड लैंप से आयरन की रेडिएशंस आएंगी, क्योंकि हालो कैथोड लैंप आपने किसका लगाया होगा, आयरन का। तो आयरन के एनर्जी लेवल के साथ कंपैटिबिलिटी वाली रेडिएशंस यहाँ पे आयरन के एटम के साथ इंटरेक्ट करके रीडिंग्स दे देंगी। और यहाँ पे क्या लगाया होगा, डिटेक्टर। तो ये हमारे पास बर्नर हेड है और पाथ लेंथ यहाँ पे क्या होगी, ये चीज़। ठीक है, तो दिस इज़ एटोमाइज़र, फ्लेम एटोमाइज़र, द मोस्ट कॉमन एंड ओल्डर वर्जन। अब उसके बाद फ्यूल यूज्ड इन AAS फ्लेम। अब ये जो ऊपर फ्लेम जल रहा होता है इस एटोमाइज़र के ऊपर, वो कौन कौन से फ्यूल उसको में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो आप देखें यहाँ पे। ये मिक्सचर ऑफ 2 फ्यूल्स इज़ जनरली यूज्ड। 2 तरह के फ्यूल जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। एक फ्यूल लेंगे, एक ऑक्सीडेंट, और टेम्परेचर रेंज देखेंगे कितनी कितनी आती है। हमें पता है जो कंबस्चन है ये ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, तो फ्यूल के साथ ऑक्सीडेंट लाजमी चाहिए होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि 78% पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स हैं। अब उनको एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ज़्यादातर जो हैं एलिमेंट्स वो एयर एसिटाइलिन कम्बिनेशन से हो जाते हैं, यानी कि आप ऑक्सीडेंट एयर लें, एयर से क्या आएगा, O2 आएगा, और एसिटाइलिन गैस लें, हाइड्रोकार्बन लें, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इससे टेम्परेचर 2100 से 2400 के बीच में आता है, लगभग ये 2200 तक होता है। तो इससे तकरीबन 50+ मेटल्स हो जाती हैं एनालाइज। लेकिन कुछ ऐसी हार्डर मेटल्स होती हैं कि जो इस फ्लेम से या इस टेम्परेचर से भी नहीं होती, तो उनके लिए फिर दूसरे फ्लेम्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि सबसे कम टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है, नेचुरल गैस, यानी कि मीथेन गैस ले लें एक सिलेंडर में और एयर के साथ कंबाइन करके सैंपल पर्च करके उसको जलाना चालू कर दें, तो 1700 से 1900 तक टेम्परेचर रीच होते ही वो एटोमाइज़ हो जाता है सैंपल और एनालिसिस हो जाता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर हाइड्रोजन एंड एयर ले लेंगे हम लोग, उससे फ्लेम ये इतना आएगा। फिर उसके अलावा ये फ्लेम ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अगर कुछ मेटल्स इससे भी नहीं होती, जैसा कि टंगस्टन जनरली नहीं होती W, तो वो फिर हम लोग एयर की बजाय नाइट्रस ऑक्साइड NO गैस, ठीक है, या N2O गैस या NO, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो गैस इस्तेमाल करने पर एसिटाइलिन के साथ टेम्परेचर हम लोग 2600 से 2800 तक रीच कर लेते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर एसिटाइलिन और फिर प्योर ऑक्सीजन, ताकि कंबस्चन ठीक ठाक हो हमारे पास, तो फिर वो 3100 तक टेम्परेचर पहुंचाया जा सकता है। याद रहे कि इस कम्बिनेशन में और इस कम्बिनेशन में फ़र्क है। एसिटाइलिन तो कॉमन है,
एयर से मुराद ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन 21% है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन 100% दी जा रही है ताकि कंबस्चन फुल फ्लेज हो, ऑक्सीडेशन अच्छी खासी हो, बर्निंग अच्छी खासी हो। तो ये आपने याद रखने हैं कि फ्यूल्स यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं हम लोग, एक फ्यूल इटसेल्फ और एक ऑक्सीडेंट, और टेम्परेचर कितना कितना कौन कौन रीच करवा सकता है।